जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लियर एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। देखो क्या है ना, मैं बहुत समय से सोच रहा था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था यार कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे उनका माइंड रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, माइंड रिफ्रेश हो जाए और उनको पढ़ाई में मदद मिले कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं बनना। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि हम रोस्टेड बायोग्राफीज की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें मैं ऐसे ऐसे भैरंट और टोपे किस्म के लोगों को लेकर आऊंगा जिसमें भैया मैं उनका सारा चिट्टा पिट्टा खोल दूंगा और तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा कि जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए ऐसा नहीं बनना। तो एक काम करते हैं अपन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, मेरा छोटा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब कर दो, अब भी नहीं करा ना तो देख लो, अब प्लीज कर दो, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और बेल आइकन दबा देना। अपन स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करे। आज की पहली रोस्टेड बायोग्राफी जो कि हमारे पहले टोपे के ऊपर, जो कि है आसाराम। खैर इसका नाम लेते हुए मुझे घिन लगती है, लेकिन ठीक है, आज जिस तरीके से देख रहा है ना ये, इसकी आज मैं पूरी आंखें बाहर निकाल दूंगा, इसकी ढंग से लूंगा मैं आज। देखो ये, देखो पहले तो इसके बारे में कुछ छुटपुट जानकारी जो कि किसी काम की नहीं है। इसका नाम ये है असुमलानी, सिरुमलानी, हरपलानी, जो भी नाम है इसका उठपटांग, अपन इसको आसाराम बोलेंगे, सीधी सी बात। इसका जो कैरियर है, कैरियर मतलब इसका जो ढोंग, हाँ इसका जो धंधा है, नहीं धंधा, इसका जो धंधा शुरुआत हुआ वो भैया 1970 में इसने अपना धंधा शुरू करा एज अ इंडियन रिलीजियस लीडर, और बाद में इसका धंधा हो गया कन्विक्टेड रेपिस्ट। ठीक है, चलो इसके 400 बताओ, मेरी जुबान भी मतलब सही से नहीं बोल पा रही है जब इसका नाम आया, ये बड़ा होगा ये मारो। 400 आश्रम है इसके इंडिया में और पूरे अब्रॉड में, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेकिन इसका जो अभी प्रेजेंट में घर है वो भैया सेंट्रल जेल जोधपुर में है। ये जोधपुर में बढ़िया शान से रहता है जेल के अंदर, 2 डंडे पिछवाड़े में सोए पड़ते हैं, 2 रात को पड़ते हैं, बढ़िया नींद आती है, कोई बात नहीं। चलो इसका जो लौंडा है वो है नारायण प्रेम साई। ठीक है, इसके भी, अरे भैया ये भी बहुत टाट आदमी है। ऐसे ऐसे टोपा पैदा हुए हैं धरती पे कि बस, और लोगों ने इनको अपने सर पर चढ़ा लिया। इसके कुछ निकनेम भी हैं, ठीक है ना, जैसे होते नहीं है, एक घर का नेम, एक स्कूल का नेम, ठीक है ना, और कभी कभी तो लोग ए छोटू ऐसे बोल के चले जाते हैं, तो इसके भी कुछ नेम दिए हैं, इसके भी कुछ नाम है। जैसे कि ये देखो, ठरकियों का ठरक, ठीक है, ठरकियों का ठरकी, सॉरी, ठरकियों का ठरकी, ठरक स्वामी, ठरक देव, और बहुत सारे, आप जो चाहो उसको नाम दे सकते हो, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसके इसके भैया, इसका बाप, हाँ इसके जो पिताजी थे वो भैया कोल का और लकड़ी का धंधा करते थे कि चलो भैया पैसा बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन ये तो अलग ही फील्ड का लौंडा है भाई साहब, ये अलग ही फील्ड में था। इसने कहा लकड़ी का धंधा नहीं, लड़कियों का धंधा करेंगे। ये इतना हरामी किस्म का आदमी था, इसने सोचा कि नहीं, लकड़ियों से काम नहीं बनेगा, हम एक काम करते हैं, हम लड़कियों का धंधा करेंगे। और इसने भैया अलग ही तरीके का बिजनेस चालू कर दिया। ठीक है, इसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा पावर मिलती थी। जैसे कि भैया इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस भी था, आयुर्वेदिक दवा बनाता था ये दवा। ठीक है, इसकी 2 मैगजीन्स थी। ठीक है, और जो एनुअल इनकम थी इसकी वो 8 करोड़ से ज्यादा थी। और 8 करोड़ पता है क्या है, ये सिर्फ इसको चंदा आता था, चंदा होता नहीं है, दान दक्षिणा, वो इसको सिर्फ 8 करोड़ मिलती थी एक साल में। ये कितना कमाता था वो तो अलग ही है। ठीक है, और जो गुरु पूर्णिमा पे देखो, साल भर में ये 3 से 4, ये चिरकुट आदमी 3 से 4 गुरु पूर्णिमा के फंक्शन करता था, फेस्टिवल करता था, जिसमें भैया इसको करोड़ों रुपए मिलते थे। और ये अपना को संत बोलता है, अबे तेज, इसके शक्ल से नफरत है मुझे, मन करता है इसके मैं जूते बजा दूं मुंह में। खैर, अब मैं बात करते हैं इसकी कंट्रोवर्सीज। देखो, इंसान चाहे कितना भी वाहियात किस्म का क्यों ना हो, और चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी ताकतवर हो, एक ना एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट जाता है, और वो फूट गया। कैसे? ये भैया बहुत समय से विवादों में घिरे हुए थे। पहली चीज क्या, ये भैया किसी की भी जमीन को हड़प लेते थे, ना दाएं ना बाएं, अपना आश्रम बना दो, जमीन हड़प लो। ठीक है, गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट किया कि आसाराम के पास भैया इलीगल लैंड में जो मतलब जो उसके काम करता है वो है भैया 67,100 स्क्वायर मीटर इसके पास जमीन है इलीगल, जो कि सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में है। न जाने कितनी जमीन इसने और हड़प करके रखी होंगी। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ ग्वालियर में, वहां पर भी इसका एक आश्रम है। मैं उसके आश्रम के सामने सोच रहा हूँ सुसु करके आऊं एक बार।
ठीक है। जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने रिकमेंड किया कि भैया जो जमीन इसने हड़प करके रखी हुई है वो भैया 700 करोड़ की है, सारी जमीन मिला मिलू करके। ठीक है, तो बस अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये तो चलो छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, लैंड वैंड की तो होती रहती है। जो मेन कॉन्ट्रोवर्सी थी जहां से इसका फंसना स्टार्ट हुआ वो था गुरुकुल डेथ। ठीक है, देखो ये जो आदमी है ना, इसके 40 गुरुकुल थे। गुरुकुल मतलब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं वहीं पर, वहीं भी रहते हैं। ठीक है ना। तो 3 जुलाई को क्या हुआ 2008 में, 2 लड़के गायब हो गए। अब उसके पीछे स्टोरी ये है कि उन 2 लड़कों ने कुछ ऐसा देख लिया जो उनको नहीं देखना चाहिए था। ठीक है ना, तो उनको ठिकाने लगा दिया गया। कैसे? उस 2 लड़के गायब हो गए। अब भैया पेरेंट्स ने कंप्लेंट कर दी पुलिस में कि भैया बताओ हमारे लड़के नहीं मिल रहे हैं, आश्रम में थे, गुरुकुल में, पता नहीं कहाँ है। तो भैया जो आश्रम के ऑफिशियल्स थे, जो आश्रम के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं तुम कंप्लेंट नहीं करोगे, लेकिन उन लोगों ने कंप्लेंट कर दी। 5 जुलाई को भैया उन लड़कों की डेड बॉडी मिली साबरमती नदी में, जो कि आश्रम के किनारे थी। ठीक है, 2 और लड़के उनकी डेड बॉडीज मिली हैं अपने को छिंदवाड़ा में। तो यहाँ से इसका भैया शिकंजा चालू होने लगा। और जहां तक ये है कि यही बताया जाता है कि भैया उन 2 लड़कों ने आसाराम की कुछ ऐसी चीजें देख ली थी जो उनको नहीं देखनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब सबसे मेन जहां से मतलब वो बोलते हैं ना ऐसा बम्बू से इसका काम होना चालू हो गया, वो था जोधपुर रेप कन्विक्शन और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जोधपुर का केस जो था वो बहुत सीरियस था। 2013 में 16 साल की लड़की, सोचो भाई, 16 साल की लड़की के साथ इसने सेक्सुअल असॉल्ट किया। कहां पर? मनाई आश्रम में। ये देखो, बनता तो ऐसा था कि भाई जय भगवान है, अबे तू तेज में क्या गाली भी कौन सी लिखूं समझ में नहीं आता। खैर, लड़की को इसने कहा कि भैया तुम पर भूत का साया है, तुम्हारे पीछे भूत पड़े हैं। तो लड़की ने कहा कैसे भगाओ, भगाना तो पड़ेगा, कैसे भगाऊंगी मैं? बाबा ने कहा तुम कुछ मत करो, जो करना हम करेंगे। ठीक है, इसने कहा कि हम एक्सॉर्सिज्म करेंगे। एक्सॉर्सिज्म मतलब क्या होता है? तंत्र मंत्र, जिससे भूत वगैरह भग जाते हैं, झाड़ फूक जिसे कहते हैं। हम करेंगे एक्सॉर्सिज्म। और एक्सॉर्सिज्म के बहाने उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। वो लड़की बोली कि ये क्या बदतमीजी है? वो कह रहा नहीं यही होता है एक्सॉर्सिज्म, ऐसे ही होता है। लड़की का दिमाग खराब। लड़की, लेकिन एक बात तो है, लड़की को सैल्यूट है, 16 साल की लड़की को, जिसने अपना जो मुंह है वो बंद नहीं करा। उसने सारी सच्चाई बताई अपने घर वालों को और पुलिस को, और बिना डरे उसका सामना किया उस बुढ़ऊ का। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने भैया कंप्लेंट कर दी। वैसे जो उसके माँ बाप थे वो भैया आश्रम के भक्त थे वो भी, लेकिन जब उनको पता पड़ा कि उसकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया गया है तो उन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट कर दी उसके खिलाफ। ये इतना हरामी किस्म का आदमी, इसको लगा मैं तो बच जाऊंगा, मेरे पास खूब पैसा है, दौलत है, शौहरत है, ठीक है ना, फैन फॉलोइंग है, भक्त मेरे पीछे पागल हैं, ठीक है, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये इसकी गलतफहमी थी, ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। इसकी तो जो पुलिस वालों ने रख के ली है ना, मैं बताऊंगा, आगे सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। मेडिकल में पता पड़ा कि लड़की जो थी वो सच में सेक्सुअली असॉल्ट की गई थी। इंडियन पार्लियामेंट ने बोला कि भैया हमें इस बुढ़ो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, इसको ठिकाने लगाना है। ठीक है, क्योंकि आगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से भी जब वो गुजरात के सीएम थे तो इनकी थोड़ी नोकझोंक हो चुकी थी पहले। ठीक है, 31 अगस्त को पुलिस ने बुलाया, ए आसाराम, ए बड़ो, ओ कहाँ इधर आओ, इधर आओ। एक काम करो, तुम 31 तारीख को तुम पुलिस स्टेशन आना। ठीक है, 31 अगस्त को तुम पुलिस स्टेशन आओगे। इस बड़ो की भाई इतनी फट गई, जी आया ही नहीं। इसकी इतनी फट गई कि कहता भैया मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन पुलिस ने क्या करा, इसको एक गिफ्ट भेजा। किस हिसाब का? पुलिस ने इसको आईपीसी की सारी धाराएं इस पे चिपका दी। ले, पुलिस ने इसको बढ़िया गिफ्ट दे दिया। लेकिन फिर भी ये भैया इंदौर के आश्रम भग गया। इंदौर के आश्रम भगने के बाद भी जो जोधपुर पुलिस थी उसने उस बड़ों को पकड़ लिया रंगे हाथों। वो कैसे पकड़ा बताऊं, अरे टेंशन मत लो, इसके बहुत गजब कहानी है। इसको लगा भैया इंदौर भगने के बाद अब मुझे कौन पकड़ेगा, मैं तो भग गया, अब क्या करोगे मेरा, मैं तो भग चुका हूं, तुम नहीं कर सकते मेरा कुछ भी। लेकिन उसी के अगले दिन इसका कट गया, बस खेल कर दिया पुलिस ने इसका। इसको लग रहा था मैं बच जाऊंगा, पुलिस ने इसके बया दिए लठ बिल्कुल सही तरीके से। अब कैसे, ये जो, हाँ ये जो है ना, ये जो है ना, इनसे भैया हम सबको और ज्यादातर लड़कियों को इनसे सीखना चाहिए। ये कौन है? चंचल मिश्रा, जिन्होंने इस बुढ़ऊ को घसीट के लेके गई थी जेल में कि चल अंदर तू, बहुत हो गई तेरी पचर पचर। ठीक है, बताऊंगा इनके बारे में भी, टेंशन मत लो।
देखो ये है हमारे द ग्रेट अजय लांबा सर। ये कौन है? आईपीएस है। इनको कमान दी गई कि आप पुलिस की टीम को संभालो, ठीक है, मतलब प्लान आपका रहेगा, प्लान आपका रहेगा, और इसको एग्जीक्यूट करेंगी चंचल मिश्रा, जो वो लेडी ऑफिसर थी जो मैंने पीछे दिखाया आपको, वो एसीपी थी, ठीक है। इन्होंने अब देखो, इनको भैया मीडिया में, इनका भैया मतलब कहते हैं मीडिया में गए, मीडिया के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने इनसे पूछा कि आपको आसाराम के बारे में क्या क्या पता है। इनको असलियत में पता है, इनको असलियत में रियलिटी में आसाराम के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहां पर है और क्या है, लेकिन इन्होंने फिर भी झूठ बोला कि देखो हमें आसाराम के बारे में सब कुछ पता है, वो कहां पर है, किस समय क्या कर रहा है, क्या और कहां पर बैठा हुआ है, वो हमें सब मालूम है। आसाराम भैया वो टीवी पर देख रहा था, आसाराम को लगा अरे इसको तो सब पता है, आसाराम इसके जाल में फंस गया, जबकि इनको तो असलियत में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इन्होंने झूठ बोला कि हमें सब पता है। आसाराम की फट गई, आसाराम भग गया भैया, मतलब एयरपोर्ट पहुंच गया वो, एयरपोर्ट से वो इंदौर जाने के लिए रवाना हुआ। इंदौर पे पहुंचा तो भैया मीडिया ने पकड़ लिया कि अरे आसाराम तो यहाँ पर आया हुआ है। तो इनको जो लांबा सर है, इनको भैया उसकी सारी लोकेशन मिलती रही, इनको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इनको लोकेशन खुद मीडिया देती रहती, मतलब खुद मीडिया दे देती थी इनको इन्फॉर्मेशन कि कैसे क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इनका काम बच गया। इन्होंने प्लान बनाया और इन्होंने, चंचल मिश्रा जी ने उसको इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि बाबा बिल्कुल चित्त पड़ गया। देखो बाबा क्या है ना, अपने आश्रम में छुपा हुआ था, ये गेट है, ये खड़ी है बाहर, बाबा खड़ा है इसके पीछे, इनके साथ अब ये तो है भैया एसीपी, इनके साथ डीएम वगैरह सब आए हुए थे। ये अंदर, इन्होंने बोला कि बेटा गेट खोल दे, वरना ऐसी जगह लठ बजाऊंगी कि बस तू याद रखेगा जिंदगी भर। बापू की फट गई, बापू ने कहा अरे खोल रहा हूँ, तो बापू ने गेट खोला, वो इसको घसीटते हुए लेके गई फिर, ठीक है। तो ये स्टोरी थी। भाई साहब वो तो गेट ही नहीं खोल रहा था, नहीं मैं नहीं गेट नहीं खोल रहा, मुझे पता तुम मारोगे मुझे, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर तू नहीं खोलेगा ना दो ना मारेंगे। बेचारे ने खोल दी। अब भाई साहब एक बहुत बड़ी कहानी, इसको पकड़ लिया गया, पूछताछ करी कि बता तूने क्या करा। भाई की पता है क्या बोलता है, इसने बोला मेरे पास सारे इंजाम लगा रखे हैं ना, वो सब झूठे हैं, वो सब झूठे हैं, क्योंकि भैया मैं तो नपुंसक हूं, मैं नपुंसक हूं। अबे तू नपुंसक है तो एक बात बता, नारायण साईं को तूने क्या हवा में पैदा कर दिया? क्या फालतू बात करता है, बिल्कुल ही टोपा किस्म का आदमी है, ठीक है। और ये देखो, हाँ ये जो लाल टोपी पहना ना, तो मैं हर फोटो में दिखेगा ये भैया लाल टोपी पहना रहता है, लाल टोपी। इसके पीछे बहुत गजब कहानी है, बताऊंगा तुम्हें मैं, तुम हंस हंस के मर जाओगे, सही बता रहा हूँ, हंसते हंसते मर जाओगे। मेडिकल, अब इसने बोला मैं नपुंसक हूं, लोगों को हो गया शक, अच्छा नपुंसक हो तो भैया तुमने ऐसे ऐसे कांड कैसे कर दिए। इसका मेडिकल टेस्ट करवाया गया बुढ़ऊ का, पता पड़ा कि भाई वो नपुंसक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में ये लिखा गया कि तुम नपुंसक नहीं हो, लेकिन तुम भैया दिमाग से नपुंसक जरूर हो, ठीक है, तुम दिमाग से नपुंसक हो, और कहीं से तुम नहीं हो, लेकिन तुम दिमाग से जरूर नपुंसक हो, ठीक है। तब से भैया ये जेल में है बढ़िया, 12 बार ये जेल से बाहर आने के लिए बेल, मतलब वो होती है ना जमानत के लिए, ट्राई कर चुका है, 12 बार इसमें लठ पड़ चुके हैं, कोई जमानत नहीं मिली इसे, कोई बेल नहीं मिली है, क्योंकि इस पर पॉस्को पॉस्को एक्ट लगा दिया गया है। पॉस्को एक्ट ऐसा होता है जो कि चाइल्ड अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट में आता है, और उसमें भैया जमानत नहीं मिलती है, समझ गए। 25 अप्रैल को हमारी कोर्ट ने ये ऑर्डर करा कि आसाराम भैया गिल्टी है, आसाराम गुनहगार है, उस पर काम करो, उसको जेल की सेल दे दो, बिल्कुल सड़ी से सड़ी, उसमें उसको दे दो उम्र कैद, जिसमें ये बढ़िया बाहर से ही झिंगला लहू करता रहे, ठीक है ना। अब देखो ये इसका लौंडा नारायण साईं, अब इसके में चुल उठी कि पापा थोड़ा रुको मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तो इसने भी भाई रेप केस में इसको फंसाया गया नहीं, ये फंसा, ये जो इसने गलत काम कर रखे थे उस पे से भी पर्दा उठा। तो इसने बोला पापा रुको मैं भी आ रहा हूं, तुम अकेले मत जाओ। नारायण साईं पर भैया रेप केस के चार्जेस लगे, इसको लाइफ मतलब अरे आज मैं बोल नहीं पाता, इसको उम्र कैद दी गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये इसको उम्र कैद दी गई। ये भैया सूरत की जेल में है बढ़िया तरीके से। 2019 में इसको अरेस्ट कर लिया गया था। कैसे? ये और आसाराम बाप बेटे दोनों के दोनों, इनको सूरत रेस केस में इनको पकड़ा गया। कैसे? दो बहनें थी, उन्होंने जो दो सिस्टर थी सूरत में, उन्होंने बताया कि नारायण साईं ने और आसाराम बापू ने मिलकर के हमारा रेप किया 2000 में, ठीक है। एक सिस्टर ने यह भी कहा कि आसाराम की बीवी और आसाराम की बेटी दोनों ने मिलकर
इस साजिश को अंजाम दिया और उन्होंने हमारे साथ ऐसा घिनौना खेल करने में आसाराम की मदद भी करी। ठीक है, तो मेरा पूरा परिवार ही इसका टोपा है, सीधी बात, टोपा परिवार। अब मुझे समझ में नहीं आता भैया, लोग इसके भक्त बन कैसे जाते हैं। जब 2012 में जो दिल्ली का गैंग रेप हुआ था, वो शायद इस दुनिया की सबसे खतरनाक घटना थी मानव के इतिहास में। उसके ऊपर ये बड़ाऊ, ये उसके ऊपर ये टोपा आदमी, देखो इसमें भी उसने पहन रखी है लाल टोपा। तो इसमें ये टोपा आदमी पता है क्या कहता है, जो ये बोलता है ना, मैंने खुद हिंदी में लिखा हुआ है कि लड़की की गलती है कि उसने की क्योंकि उसने लड़कों को रोका, उसने लोगों को रोका, अगर वो उनको नहीं रोकती तो उसकी जान बच सकती थी। अबे बुढ़ऊ, एक बात बता, लड़की के लिए क्या इज्जत से बड़ा कुछ होता है? तेरी तो इज्जत है नहीं, ठीक है, तेरी इज्जत तो है नहीं, तो क्या दूसरे की भी नहीं है? ऐसी ऐसी बात सुन करके भाई इसका कोई भक्त कैसे रह सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये भारतीय जनता बस मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहूंगा बिल्कुल। अब इसमें तो जूते पड़ने चाहिए, ये पड़े जूते, ये जूते जूते मारो, इसमें जूते मारो है। ऐसी सोच पर तो भाई जूते पड़ने ही चाहिए, ले जूते खा तू है बड़ऊ। लेकिन देखो, जब तक सर अजय लामा जैसे लोग हैं, भारत देश का कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने उस बड़ऊ के ऊपर एक किताब भी लिखी, ठीक है, ठीक है, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन। अब जो लोग बोलते हैं ना कि आसाराम बापू को फंसाया गया था, आसाराम बापू मतलब आसाराम बिल्कुल निर्दोष है, तो मैं तुमको एक बात बताऊं, एक बार है ना इस बुक को पढ़ लेना। जब ये हमारे जो अजय लांबा सर थे, इन्होंने बोला ना बापू से कि बापू, ओ बड़ऊ तूने क्या कर दिया ये सब, तेरे को शर्म नहीं आई? तो बापू ने खुद ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, उन्होंने खुद ने बोला बापू ने कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये खुद आसाराम बापू के शब्द हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाके सर्च कर लेना, ठीक है। ऐसा पढ़ो, ये गुस्सा तो ऐसी आती है इसकी, इसकी आंखें फोड़ दो, इसकी आंखें फोड़ दो, शकल देखो इसकी। अब हाँ, ये भैया इसके लाल टोपे का सच क्या है? इसका इसके लाल टोपे का सच इतना अजीबोगरीब है कि भाई ये देखो, हर फोटो में तुमको दिखेगा लाल टोपा, और फिलहाल तो उसको इसको वो हो गया कोरोना, भगवान करे मर जाए साला, तड़प तड़प के मरे ये फट बुढ़ा। खैर, जब कोर्ट ने इसको सजा सुनाई, कोर्ट ने इसको दी सजा, तो भाई किसी ने पूछा कि तुम ये लाल टोपा क्यों पहनते हो, तो इसका जवाब सुनो। ये कहता है कि भैया इस लाल टोपे को मैंने 2500 मंत्रों से, इस लाल टोपे को मैंने 2500 मंत्रों से पवित्र किया है और ये मुझे मुसीबतों से बचाता है। ओह भाई, और जब कोर्ट ने इसकी ढंग से ले ली, उसको सजा सुना दी, देखो टोपे का कलर चेंज, टोपा हो गया इस रंग का, पर्पल कलर का टोपा हो गया हल है। बुढ़ाऊ तेरे डोंगी बाबा हट। हाँ देखो, जिस जेल में ये रुके थे ना, उस जेल में हमारे ये सलमान भाई भी आ चुके हैं इसमें। देखो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। यहीं भी आसाराम बाबू थे हमारे, कहाँ पर, ये देखो, ये रहे, ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखो इस एरिया को, ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये भैया इसमें अपने सलमान भाई भी आ चुके हैं ब्लैक बक केस में। मुझे दुख होता है इस बात के ऊपर, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग इसको इज्जत देते थे, क्योंकि इनको सच के बारे में नहीं पता था। अगर जब उनको ये सच के बारे में पता पड़ा होगा, कितना दुखी हुए होंगे हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, कितने ज्यादा दुखी हुए होंगे कि जब बड़ाऊ, अबे तेरी देखो तो मार डालो साले हैं। बताओ, आसाराम बापू के साथ भैया इसने डांस भी किया, करवाया इन्होंने। मतलब ये जो हमारे है ना अटल बिहारी वाजपेयी, ये इसके उसमें भी गए थे समागम में, तो भाई साहब इसने बड़ऊ ने इनको डांस करवाया हाथ पकड़वा करके, देख लेना, मतलब यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है? तो मतलब सब लोग उसको इतना मानते थे। ये चाहता तो भाई, क्या बोलूं मैं यार, इसके बारे में शब्द नहीं मिलते, गालियां निकलती हैं बस, अब मैं वो दे नहीं सकता, ठीक है। हमारे जो अमरीश पुरी पुरी थे भाई साहब, ये इतने महान एक्टर, वो तक इसको अपना गुरु मानते थे। इन्होंने खुद ने वीडियो में बोला है कि मैं बाबूजी का भगत हूँ, ठीक है। और इसकी शकल देखो, है इसकी शकल देखो, मुझे इसकी शकल से नफरत है, ठीक है। हमारे मोदी साहब कहते थे कि भैया बापू के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। बताओ, ये स्थिति है, ये स्थिति थी, सबने उसको इतनी इज्जत दी। और भाई साहब ये देखो कितना घुल मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी को इसकी सच्चाई के बारे में पता पड़ा, उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो था ये, बस वो यही बोल सकते थे और मैं भी यही बोलूंगा। मैं तो क्या इसको टोपा बोलता हूँ, टोपा आदमी बिल्कुल।
ठीक है, हमारे राहुल गांधी जी भी इसके बहुत बड़े फैन थे। ठीक है, देखो पहले ये जब जाते थे ना, तो जब पहले जाते थे तो लोग देखो भैया पागल हो जाते थे। ये आंटी देखो, आंटी कितनी खुश है, जैसे भैया स्वर्ग में ले जाओ बाबा के बगल में इनको खड़े होने का। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल। लेकिन उसके जब सबके सामने आ गया, उसके बाद में देखो आंटी का रिएक्शन देखो, बिल्कुल चप्पल ही दे दिए मुंह में। खैर, पहले बाबा की लोग बहुत इज्जत करते थे, उसके बाद बाबा को भैया चप्पलें मिल रही हैं। पहले बाबा को लोग फूल देते थे, अब चप्पल देते हैं, जूता देते हैं। चप्पल जूता तो बिल्कुल समर्पण है। ये देखो, हा, यही तो मैं, अब मजा आया ना मुझे, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले लोग भैया इसकी पुतले बनवाते थे, अब इसके पुतले जलाते हैं। ठीक है, लोगों को जब ये ऐसा मुंह बनाता था अपना, जब बिल्कुल ये ऐसा अपना बिल्कुल टेढ़ा मुंह करके, बिल्कुल ऊपर देखते हुए आंख बंद करके बिल्कुल ऐसा मुंह बनाता था, तो लोगों को लगता था अरे भाई ये तो यार बिल्कुल राम भगवान को आज धरती पर बुला के ही मानेगा, जो भाई बहुत तगड़ा तपस्वी है। लेकिन रियलिटी ये थी, सच्चाई ये थी, लोगों को पता पड़ गया कि भैया नहीं, ये तो ढोंगी है। ठीक है, इसका भैया यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये लिखा है संत। एक काम करता हूँ, इसको हटाओ पहले। कहाँ गया काला रंग, कहाँ जी रहा, हटाओ हटाओ। ये कलंक के नाम में, संत के नाम में धप्पा है, हटाओ उसको। और ये भी हटाओ, आसाराम। अरे यार इतनी इज्जत दे दी इसको टाइटल में ही कि बस पूछो मत ही। ठीक है, और मैंने इसकी एक वीडियो देखी, मतलब इसमें ये औरत बोल रही है कि संतों पर अत्याचार करना छोड़ दीजिए, आपका भला होगा। ये वीडियो में बोलती है कि बापूजी ने मुझे सब कुछ दिया, बापूजी ने मुझे पैसा दिया, बापूजी ने मुझे घर दिया, बापूजी ने मुझ पर कृपा करी। हाँ, बस एक बच्चे की कमी थी, वो भी दे देंगे वो। है पागल औरत, हट। किसको मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि भैया ये लौंडा, ये नेक्स्ट आता 2 फुट का लड़का आगे जाकर के ऐसा बड़ा कांड कर देगा। है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये, कुछ नहीं आता। अब ये देखो, फोटो तो ऐसे स्टाइल में खिंचवाते थे कि भाई साहब जय, मतलब शाहरुख खान के फूफा जय हो रखे हो। हैं, ये देखो, मुझे तो बेचारे इस कौवे पे तरस आ रहा है। मतलब ये जिस निगाहों से देख रहा है ना, मुझे सही नहीं लग रहा है, सही बता रहा हूँ। इसकी आंखों में मुझे फर्क दिख रही है बिल्कुल। लेकिन देखो, जब तक हमारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर अजय लांबा जी जैसे लोग रहेंगे, इतने गजब प्लान बनाने वाले, और जब तक ऐसी महान लेडी सिंघम, हमारी ऐसी इनको भैया लेडी सिंघम बोलते हैं, पता है, लेडी सिंघम भैया आसाराम बापू को घसीट के लेकर आई थी ये। ठीक है, जेल में। जब तक ऐसे हमारे महान लोग, चंचल मिश्रा जैसे लोग रहेंगे ना, तब तक इस देश का कोई कुछ नहीं कर सकता। टेंशन मत लो, न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, कभी कभी देर हो जाती है, न्याय सिस्टम पे भैया बहुत प्रेशर है, लेकिन ठीक है। कंक्लूजन में यही बोलूंगा कि यार देखो, किसी भी बाबा फाबा के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे मत जाओ। दुनिया में अगर आपको तरक्की करनी है तो सिर्फ एक चीज को पकड़ो, वो है भगवान। ठीक है ना, उनके आगे किसी को मत मानो, बाबू बापू ये सब बेकार किस्म की बातें हैं, किसी को मत मानो। अच्छे से पढ़ो लिखो, ऐश करो, मजे करो, लेकिन इन सब के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, साधु देखो, जो असली साधु होते हैं ना, वो कभी भी तुम्हें ऐसे उटपटांग काम करते हुए नहीं मिलेंगे। वो भैया वो तो अपने अलग ही पहाड़ों में रहते हैं आराम से। ठीक है ना, तपस्या करते हैं। वो कभी यहाँ पे शहरों में तुम्हें कभी नहीं दिखेंगे असली साधु, यहाँ पे तुम्हें सब ड्रामेबाज दिखेंगे। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया बाबू बाबू पर विश्वास मत करो, अपना दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ो लिखो, ऐश करो, और आगे आकर के अपन को भी सारे काम करने हैं, इस पूरे समाज से गंदगियां साफ करनी है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ तुमको लेक्चर पसंद आया होगा। तुम्हें इस बुढ़ऊ के बारे में, टोपे आदमी के बारे में हर एक चीज जानकारी मिली होगी, किसने क्या क्या गलत काम करे और कैसे कैसे इसका भांडा हमारे जो महान अफसर थे उन्होंने फोड़ा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर तुम्हें कुछ भी आसाराम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो देखो सब्सक्राइब कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, मैं समझ जाऊंगा तुम चाहते हो कि आसाराम बापू और जिए। ठीक है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा, मैं समझ जाऊंगा तुम आसाराम बापू को मतलब और अच्छा देखना चाहते हो। और जिन जिन लोगों को लगता है कि आसाराम बापू की और ठिसनी चाहिए और उसको मरना चाहिए, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जाते जाते ये वीडियो देखते जाना। मैं जा रहा हूं, बाय। नए नए बंदे भी आए, बंदियां भी आई है नई नई।